नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर एक बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। बलूचिस्तान की सियासत से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने इस्लामाबाद से लाहौर तक हलचल पैदा कर दी है। बात हो रही है पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर अख्तर मेंगल की। उसके बयान ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा के रख दी है, जिसमें उन्होंने खुले आम पाकिस्तान से अलहदगी की बात की है। मैं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हम जज्बात से हटकर समझेंगे कि जो अख्तर मेंगल हैं उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा और क्या कहा। यह बयान इतने संगीन क्यों माना जा रहा है। इस बयान को बलूचिस्तान का तारीखी पस मंज़र क्या है, अलहदगी की जो आवाज़ें हैं वो नई हैं या पुरानी, और इस बयान के पाकिस्तान की सियासत पर, इस बयान से जो पाकिस्तान की जो पूरी सियासत है और सलामती है उस पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं। सबसे पहले वाक़ई को समझ लीजिए कि लाहौर में होने वाली जो अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान इंसानी हकूक़ और आइनी जो मालूमात पर एक अहम फोरम मनाया जाता है, यानी एक प्रोग्राम होता है। वहाँ पर अख्तर मेंगल ने खिताब किया इस प्रोग्राम में और कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का साथ अब मुमकिन नहीं रहा। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अलहदगी ही वाहिद रास्ता बचा है। ये बात उन्होंने किसी जलसेगाह या सड़क पर नहीं की, बल्कि एक संजीदा पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में कही है, वो भी लाहौर में, जो पाकिस्तान की ताकत का मरकज़ यानी पंजाब का दिल समझा जाता है। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अख्तर मेंगल कोई अलहदगी पसंद जंगजू लीडर नहीं है, बल्कि 3 बार के साबिक वज़ीर आला, कौमी असम्बली के रुकन और एक बड़ी बलोच सियासी जमात के सरबराह हैं। यानी यह आवाज़ सिस्टम के अंदर से आ रही है, सिस्टम के बाहर से नहीं। अपनी तकरीर में मेंगल ने 3 बड़े इल्ज़ाम दोहराए। पहला, बलूचिस्तान के इल्हाक के वक़्त किए गए वादे, वो उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जबरी गुमशुदगियाँ हुई हैं और सिक्योरिटी ऑपरेशंस ने अवाम और सियासत के दरमियान एतमाद को तोड़ कर रख दिया है। तीसरा, इस्लामाबाद में जो हर मसले को गैर मुल्की साजिश जो है वो करार देता रहा है कि जब भी कोई इस तरह का वाक़या पाकिस्तान के अंदर होता है या इस तरह के ऑपरेशंस बलूचिस्तान में किए जाते हैं और उसे फिर गैर मुल्की साजिश कहकर मुकामी शिकायत को नज़रअंदाज कर देता है पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि 1971 में जो मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का हवाला देते हुए कहा कि उस वक़्त भी शिकायत मानने के बजाय बैरूनी हाथ का बयानिया चलाया गया और नतीजा सबके सामने है कि उनका कहना था कि अगर सियासी इंसाफ न हो तो जोग्राफिया ज़्यादा देर तक साथ नहीं रहता। यहाँ पस मंज़र समझना ज़रूरी है कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मगर आबादी कम और तरक्की इशारे सबसे पीछे, यानी कि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, सबसे ज़्यादा है उसका जो क्या बोलते हैं रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान है। लेकिन ना वहाँ पे तरक्की हुई है, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, कोई भी इस तरह का काम जो है वो पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में नहीं किया जा रहा है। सबसे पीछे अच्छा, फिर गैस हुआ, मादनियात हुआ और साहिली पट्टी जैसे वसाइल वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद मकामी क़यादत बरसों से जो है वो शिकायत करती आ रही है कि उनके वसाइल का फ़ायदा मकामी लोगों को तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। बलूचिस्तान में मुज़ाहमत और नाराज़गी की लहरें नई नहीं हैं। ये 1950 की दहाई से वक्फे से बगावतें और ऑपरेशंस होते रहे वहाँ पर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले ये आवाज़ें ज़्यादातर पहाड़ों से आती थीं, अब कॉन्फ्रेंस हॉल से भी सुनाई दे रही हैं। यही बात इस्लामाबाद के लिए ज़्यादा तशवीशनाक मानी जा रही है। अच्छा, अख्तर मेंगल ने यह भी कहा इस दौरान कि अगर साथ नहीं चल सकते तो कम अज़ कम पुरअमन हमसाए बन सकते हैं। ये जुमला सफारती ज़ुबान में बहुत भारी समझा जाता है क्योंकि ये बाज़ाब्ता अलहदगी की तस्वीर को नॉर्मलाइज करता है। इनके बयान के फ़ौरन बाद उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफ़ा दे दिया। सियासी तौर पर इसे हम अलामती कदम कहते हैं, लेकिन जो मुबसरीन हैं वो कहते हैं कि एक अलामती कदम है। मतलब है ये कि वो जो वफाकी ढांचा है उसके अंदर जदोजहद के रास्ते भी जो शुरू हुए थे उसमें मायूसी जाहिर कर रहे हैं। ये अब सवाल है कि क्या सिर्फ एक जज्बाती बयान है या किसी बड़ी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा। तजियाकारों के मुताबिक उनकी जो राय रखते हैं वो कहते हैं कि ये दबाव बढ़ाने की एक सियासत है ताकि बलूचिस्तान के इश्यूज़ मरकज़ की तरजीह बन जाएं। लेकिन दूसरी राय के
دوسری رائے یہ ہے کہ صوبے کے اندر بڑھتی ہوئی بے چینی اب مرکزی ادارے کی قیادت کو بھی بہت سخت موقف اپنانے پر مجبور کر رہی ہے۔ ریاستی نقطہ نظر سے عام طور پر یہ رائے ہے کہ بلوچستان میں جو یہ شورش ہے یہ بیرونی مداخلت سے بھڑکتی ہے اور سیکیورٹی اقدامات ناگزیر ہیں، جبکہ بلوچستان کی جو قوم ہے وہ جو قوم پرست حلقے کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ سیاسی حقوق وسائل کی تقسیم اور لاپتہ افراد کا سچ کہاں ہے، یہ آج بھی پاکستان کی سب سے متنازع بحثوں میں سے ایک ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ علیحدگی کا جو کوئی بھی نعرہ عملی طور پر بہت پیچیدہ ہوتا ہے، اس میں جغرافیائی، فوجی اور طاقت، علاقائی سیاست، جو عالمی مفاد سب یعنی انکلوڈ ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اکثر ایسے بیانات فوری جو تقسیم پر نہیں بلکہ طویل سیاسی کشمکش پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ لیکن خطرہ ہے کیا ہے اس میں؟ سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ جب زمین اور جو خطہ ہے وہ کسی ملک کے خلاف ہو جائے تو وہاں پر بہت سے اشارے ملتے ہیں، لیکن خطرہ یہ ہے کہ جب مین اسٹریم سیاسی لیڈر بھی وفاق سے علیحدگی کی زبان بولنے لگیں تو یہ ریاستی یکجہتی کے لیے وارننگ سگنل ہوتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ملک کا مکالمہ ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے اور اعتماد ٹوٹ رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اختر مینگل کا بیان صرف ایک تقریر نہیں، ایک سیاسی الارم بیل ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ طاقت سے خاموشی تو لائی جا سکتی ہے، رضامندی نہیں۔ پائیداری استحکام صرف سیاسی انصاف، شراکت اور شفافیت سے ہی آتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو ایک الارم دے دیا ہے اختر مینگل نے کہ آپ اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے اور ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جس طرح کا رویہ جو ہے پاکستان نے بلوچستان کے لوگوں اور بلوچستان کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ اب پہلے تو پہاڑوں سے آواز آتی تھی، جو بھی وہاں پر اس پاکستانی فوج کے خلاف جو مزاحمتی جو وہاں پر تنظیمیں کھڑی ہوئی ہیں وہ مزاحمت کرتی تھی، وہاں سے آواز بلند ہو رہی تھی، لیکن اب ایوانوں سے دھیرے دھیرے اب کانفرنس ہال سے یہ آوازیں جو ہیں وہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب پاکستان کے ساتھ بلوچستان کا رہنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، دن بدن جو ہیں آوازیں اور دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، سیاسی دباؤ بڑھ رہا ہے، اندرونی طور پر جو ہے وہ اب ڈی سٹیبلائز ہوتا دکھ رہا ہے پاکستان۔ یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو، ہماری پہنچ آپ کی طاقت۔